ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, और आज के इस इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशन में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ नॉन लीनियरिटी या रेप्लिकेशंस ऑफ नॉन लीनियरिटी का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने नॉन लीनियरिटी मशीन्स में एनालिसिस करना स्टार्ट किया था और इस सेशन में भी उसी का हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि नेटवर्क थ्योरी इज मेंट फॉर लीनियर सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेंट फॉर नॉन लीनियर सिस्टम। तो नेटवर्क थ्योरी में भी हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का एनालिसिस करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का एनालिसिस करते हैं। उसमें कॉइलिंग जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कॉइल्स जो रहते हैं, इंडक्टर रहता है, वो ऑन टॉप ऑफ पीवीसी मटेरियल या फिर एयर कोड रहता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो है हमारी वाइंडिंग्स, कॉपर वाइंडिंग्स प्लेस की जाती हैं, जिसके कारण जो नेटवर्क थ्योरी का इंडक्टर है वो उसका मैकेनिज्म लीनियर बिहेव करता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं, जिसके कारण जो है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। जबकि हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन में ऑन टॉप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग वाइंडिंग करते हैं, जो कि आयरन कोर या फिर फेरस रिलेटेड मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो उनके ऊपर वाइंडिंग करने की वजह से जो इंडक्टर फॉर्म होता है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट करता है, जबकि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट करता है। इसका आइडिया आप लोगों को हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एनालिसिस करें कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एनालिसिस हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस कर चुके हैं, जो कि फेज 1 था हमारा। तो फेज 1 में हम लोगों ने देखा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में V1 जो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स हम लोग प्रोवाइड करते थे, वो अल्टरनेटिंग नेचर का रहता था, आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता था, साइनसॉइड नेचर का रहता था। तो V1 साइनसॉइड था। V1 के कारण जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता था, V1 इज इक्वल्स टू E1। V1 जो कि हम लोग सप्लाई सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं, जिसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग E1 बोलते थे। और ये E1 N1 d phi naught by dt पे डिपेंड करता था एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि whenever any part of the conductor is influenced by change in magnetic field, then on that particular part of the conductor and EMF will be induced, and the magnitude of EMF is not only depends upon the what do we say इंड्यूस्ड फ्लक्स बट ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स। इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, जिसके कारण ये इक्वेशन आता था। तो अगर हम लोग V1 साइनसॉइड सप्लाई कर रहे हैं सोर्स से, तो जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा ट्रांसफार्मर में वो भी साइनसॉइड नेचर का होगा। और अगर ये साइनसॉइड है, ये बैक ईएमएफ भी साइनसॉइड है, तो जिसके कारण जो फ्लक्स का इंड्यूस्ड हो रहा है, फ्लक्स इंडक्शन हो रहा है, ये भी साइनसॉइड नेचर का होगा। डेफिनेटली फेज एंगल डिफरेंट हो सकते हैं V1 E1 या फिर फाई नॉट के बीच में, E1 और फाई नॉट के बीच में, लेकिन जो वेव फॉर्म है साइनसॉइड नेचर का होगा, साइनसॉइडल होगा। तो अपना रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लक्स अपने मशीन में, ट्रांसफार्मर के कोर में साइनसॉइड डेवलप होना चाहिए। तो फ्लक्स के साइनसॉइड डेवलपमेंट के लिए करंट किस तरीके से ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर, वो मैटर ऑफ डिस्कशन है आज के इस सेशन का। हम लोगों को पता है कि इस कंक्लूजन से हम लोगों को ये पता चला कि V1 साइनसॉइड है, बैक ईएमएफ साइनसॉइड होगा, और जिसके कारण जो फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी अल्टरनेटिंग साइनसॉइड नेचर का होगा। साइनसॉइड फ्लक्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो मतलब आपके कोर में जो फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो साइनसॉइड नेचर का हमारा रिक्वायरमेंट है। अब उस साइनसॉइडल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए करंट जो ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर सोर्स से, जिसको हम लोग नो लोड करंट बोलते हैं, नो लोड करंट का काम ये रहता है कि वो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में या फिर कोर ऑफ द मशीन में फ्लक्स का डेवलपमेंट करना। तो कोर जो कि नो लोड करंट ड्रॉ कर रहा है आपके ट्रांसफार्मर सोर्स से, जो करंट ड्रॉ करेगा I नॉट, वो फ्लक्स को साइनसॉइड मेंटेन करने के लिए करंट किस नेचर का होगा, क्या वो साइनसॉइड होगा या फिर नॉन साइनसॉइड होगा, वो मैटर ऑफ डिस्कशन है। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो ये y एक्सिस में हम लोग फ्लक्स और x एक्सिस में अगर करंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, करंट और फ्लक्स के बीच में मैंने ग्राफ शो करने की कोशिश किया। तो एज पर द एम्पियर्स हम लोगों को मालूम है, क्योंकि मटेरियल क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वुड है, पीवीसी मटेरियल है, एयर है,
ये सब कैसे हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि नेटवर्क थ्योरी एंड नेटवर्क थ्योरी में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से लीनियर कैरेक्टरिस्टिक फ्लक्स और करंट के बीच में होता है। इसलिए जो एम्पियर्स का लॉ था, एज पर द ओरियस्टेड, whenever there is a current there will be the induced flux, और vice versa statement is also applicable here। तो ओरियस्टेड ने फ्लक्स और करंट के बीच में ये बता दिया कि जिसे किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी। अब वो डायरेक्टली रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं बता पाया कि फ्लक्स और करंट के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो एम्पियर्स आते हैं। एम्पियर्स हम लोगों को बताए कि फ्लक्स इज डायरेक्टली इंड्यूस्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंजेक्टेड करंट इन एनी कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में आप जितना अमाउंट ऑफ करंट इंजेक्ट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि किस मैग्नीट्यूड का आप करंट का इंजेक्शन कर रहे हैं इस कंडक्टर में, तो उसके कारण कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलपमेंट होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये स्टेटमेंट, ये रिलेशन फ्लक्स और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन केवल और केवल लीनियर सिस्टम में वैलिड है। अगर आप नॉन लीनियर सिस्टम में बात करते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में बात करते हैं जो कि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, तो वहां पे एम्पियर्स का ये लॉ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वैलिड नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को ट्रांसफार्मर के एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के एनालिसिस हम लोग बाउंड हैं कि हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट का एनालिसिस करें और मैग्नेटिक वे से एमएमएफ को समझे, रिलक्टेंस को समझे। ये सब समझने के लिए हम लोग बाउंड हैं, क्योंकि जो रिलेशन है एम्पियर्स लॉ का वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं अपने कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर या फिर कोर ऑफ द मशीन में, और मैग्नेटिक मटेरियल आपका नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स और करंट के बीच का रिलेशन देखें, तो एज पर द एम्पियर्स लॉ फ्लक्स और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। तो जिस अमाउंट में आप करंट का इंजेक्शन देंगे उसी सेम अमाउंट में फ्लक्स भी डेवलप होगा। और ज्यादा करंट इंक्रीज करेंगे और ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज होगा, और ज्यादा करंट इंक्रीज करेंगे और ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो ये एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करें, कोई ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो करंट अगर यहां तक इंजेक्ट किए हैं आप, इतना अमाउंट ऑफ करंट दिए हैं, तो फ्लक्स भी इतना अमाउंट तक होगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट मिल गया अपने को ग्राफ का। और करंट इंक्रीज करें तो और फ्लक्स का इंक्रीमेंट होगा, और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग इंटरसेक्ट करवाएं दोनों पॉइंट्स को, तो यहाँ पे ग्राफ पॉइंट ग्राफ का मिल जाएगा, और इन दो सब लाइंस को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब ये स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे जो स्लोप है वही स्लोप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो रिलेशन है फ्लक्स और करंट के बीच में वो लीनियर है। तो अपना रिक्वायरमेंट अपने को पता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का रिक्वायरमेंट, जो फ्लक्स डेवलप हो रही है कोर में, वो साइनोसॉइड नेचर का हम लोगों को चाहिए। अगर साइनोसॉइड फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा तभी इंड्यूस वोल्टेज भी साइनोसॉइड होगा, और ये सप्लाई वोल्टेज तो साइनोसॉइड है ही, क्योंकि फ्लक्स के और नंबर ऑफ टर्न्स पे ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है। ये दोनों साइनोसॉइड होंगे तभी E1 भी साइनोसॉइड होगा, और V1 तो साइनोसॉइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स ही है, उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, इजंट इट? तो फ्लक्स अपने को पता है, करंट अभी नहीं पता है। कि अपने को फ्लक्स का रिक्वायरमेंट पता है कि फ्लक्स हमको मशीन में, कोर ऑफ द मशीन में साइनोसॉइड नेचर का चाहिए। तो फ्लक्स को हम लोग अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरीके का फ्लक्स चाहिए, साइनोसॉइड नेचर का फ्लक्स चाहिए। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेव फॉर्म। अब क्योंकि ग्राफ जो है हमारे फ्लक्स और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स अपने को पता है, फ्लक्स का रिक्वायरमेंट पता है कि ये साइनोसॉइड नेचर का चाहिए। अब फ्लक्स के हिसाब से साइनोसॉइड फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफार्मर में या फिर किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में करंट किस तरीके से इंजेक्ट करना चाहिए अपने को, जिसके कारण साइनोसॉइडल फ्लक्स का डेवलपमेंट हो पाए। तो करंट की वेव फॉर्म को समझने के लिए हम लोग फ्लक्स ड्रॉ कर लिए। अब इस फ्लक्स के हिसाब से, क्योंकि मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है, अब ये फ्लक्स अपने को पता चल गया। अब इस फ्लक्स के हिसाब से हम लोगों को करंट पता करना है कि करंट किस तरीके से इंजेक्ट करें कि हम लोगों को कोर में
साइनसोइडल फ्लक्स का डेवलपमेंट मिले। अब ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये पॉइंट को यहां से यहां तक एक्सटेंड करेंगे और सिमिलरली यहां पे एक्सटेंड कर देंगे। पहले हॉरिजॉन्टल प्लॉट करेंगे, फिर ये वर्टिकल हम लोग प्लॉटिंग कर देंगे इस पॉइंट का। सिमिलरली जो नेगेटिव मैक्सिमम वाला फ्लक्स का पॉइंट है, इसको हम लोग इस पॉइंट में, इस व्हाट डू वी से कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट में लाएंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे और फिर यहाँ पे वर्टिकली शिफ्ट करेंगे। तो दो पॉइंट हम लोगों को मिल गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन में करंट का भी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अपना जो ग्राफ है वो लीनियर है। अब पॉइंट बाय पॉइंट शिफ्ट करते जाइए तो आपको करंट भी साइनोसॉइड मिलता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो का एक्सटेंशन यहाँ पे मैं जीरो करंट का पॉइंट मिल गया अपने को। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करना है तो पॉजिटिव मैक्सिमम यहाँ पे मिल गया अपने को करंट का। अब जीरो फ्लक्स रिप्रेजेंट करना है तो जीरो फ्लक्स का एक्सटेंशन हम लोग करें तो जीरो फ्लक्स का एक्सटेंशन यहाँ पे मिलता हुआ यहाँ पे मिलेगा अपने को। अब नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स का जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो नेगेटिव मैक्सिमम करंट का यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। और फिर जीरो फ्लक्स हो रहा है तो जीरो फ्लक्स का एक्सटेंशन करें तो जीरो फ्लक्स फिर अगेन हम लोगों को 2 पाई पे मिल जाएगा। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है हम लोगों को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में अगर बात करें तो, isn't it? तो हम लोग अभी तक अपना डिस्कशन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे कर चुके हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल पे अगर बात करते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो कि कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, आप कोर के मैन्युफैक्चरिंग में आयरन यूज किए हुए हैं। आयरन एक नॉन व्हाट डू वी से मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि नॉन लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम लोगों को फ्लक्स मालूम है कि फ्लक्स हम लोगों के पास साइनसॉइड नेचर का होना चाहिए। तो ये ग्राफ हम लोग शो कर रहे हैं जिसमें वाई एक्सिस में हम लोग फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग करंट का रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं। तो बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें फ्लक्स और करंट के बीच में जो होगा वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होगा। एम्पियर्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहीं पे लगता है जहां पे लीनियर हो सिस्टम आपका। नॉन लीनियर सिस्टम में सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग नेटवर्क थ्योरी में सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में नहीं करते हैं सुपरपोजिशन अप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स जितनी भी मशीन्स हैं वो नॉन लीनियर मशीन्स होती हैं। तो नॉन लीनियर का ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, फिर यहाँ पे कर्व्ड होने चालू हो जाता है, स्ट्रेट लाइन से अपार्ट होने लगता है। ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है और फ्लक्स और करंट के बीच में कुछ इस तरीके का नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली दो स्लोप से रिप्रेजेंट किया हूं, क्योंकि अपने एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिंपल इस ग्राफ से दो स्लोप से रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि एक स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्लोप इस तरीके से डाइवर्जिंग नेचर का होगा जो कि स्ट्रेट लाइन से डाइवर्ट होगा, isn't it? और एग्जैक्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक आप देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, फिर यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन को अपार्ट करता हुआ, डिपार्ट करता हुआ अपना कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करेगा। ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का है, तो इसको मैं दो स्लोप से रिप्रेजेंट किया हूं अप्रोक्सीमेटली, सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ से जीरो से यहाँ तक एक स्लोप हुआ जो कि लीनियर स्लोप है, और फिर ये एक नॉन लीनियर स्लोप हो गया। तो दो स्लोप से मैं इस नॉन लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ इस ग्राफ में, अपनी एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए। अपने को पता है ट्रांसफार्मर के कोर में साइनसोइडल फ्लक्स हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, साइनसोइडल फ्लक्स चाहिए अपने को एनी कॉस्ट, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अपने को बनाना है वो भी साइनसोइड नेचर का होना चाहिए। फ्लक्स में किसी भी तरीके का हार्मोनिक्स अपने को नहीं चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि वोल्टेज इनपुट साइनसोइड दिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ साइनसोइड है, तो फ्लक्स भी साइनसोइड होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स साइनसोइड होगा तभी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को साइनसोइड बना पाएगा और ये रिलेशन वैलिड हो पाएगा। अपना रिक्वायरमेंट पता है अपने को कि कोर में फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो साइनसोइड फ्लक्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। साइनसोइड अगर फ्लक्स नहीं है तो वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। हम लोग
साइनसॉइड बनाने की फ्लक्स को कोशिश करेंगे। तो फॉर द साइनसॉइड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स के साइनसॉइड होने के लिए आपका ट्रांसफार्मर किस तरीके का करंट इंजेक्ट करवा रहा है, किस तरीके का करंट सोर्स से ड्रॉ कर रहा है, उसकी एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं इस सेशन में। तो साइनसॉइड मतलब पॉजिटिव हाफ ही अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बीएच कर्व का इस लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में पॉजिटिव साइड भी हम लोग ड्रॉ किए थे, नेगेटिव साइड भी ड्रॉ किए थे, पॉजिटिव हाफ भी रिप्रेजेंट किए थे, नेगेटिव साइड भी, नेगेटिव हाफ भी रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन इस एनालिसिस में केवल पॉजिटिव हाफ का पोर्शन हम लोग डील कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव हाफ पता चल जाएगा तो नेगेटिव हाफ का अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा। क्योंकि ये जितना कैरेक्टरिस्टिक व्हाट डू से पॉजिटिव साइड में इस तरीके से है, तो नेगेटिव साइड में कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना। तो फ्लक्स अपने को पता है साइनसॉइड होगा, केवल फ्लक्स का पॉजिटिव हाफ मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ जो कि साइनसॉइड नेचर का है, नेगेटिव हाफ रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ। तो यहाँ से इस कैरेक्टरिस्टिक से दिख रहा है कि हम लोगों का फ्लक्स जो है वो साइनसॉइड नेचर का है। अब इस पॉइंट को, ये जो स्लोप का दो स्लोप से मैं रिप्रेजेंट किया था, इस स्लोप के एक्सटेंशन यहाँ तक करूँ और इसको इस तरीके से वर्टिकली भी एक्सटेंड करूँ अगर इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को भी मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करूं, तो इस तरीके की लाइंस हम लोगों को एक्सटेंडेड लाइंस देखने के लिए मिलती हैं। अब इस एक्सटेंडेड लाइन में करंट फ्लक्स का रिक्वायरमेंट हम लोगों को पता है जो कि साइनसॉइड है। अब इस फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, साइनसॉइड फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए आपका ट्रांसफार्मर किस तरीके का करंट इंजेक्शन लेगा, ड्रॉ करवाएगा सोर्स से, वो मैटर ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। तो किस तरीके का करंट होगा, अगर हम लोग यहां से इस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये एक्सटेंशन में बात करें, तो 0 टू पाई करंट का हो गया, 0 टू पाई फ्लक्स का, 0 टू पाई करंट का। अब 0 टू पाई में अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां से आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और यहां से डिक्रीज हो रहा है। तो इस पोर्शन में अगर हम लोग फ्लक्स का बात करें तो इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, ज्यादा स्लोप है, और यहाँ पे स्लोप क्या है हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। यहाँ पे स्लोप हाई है, स्लोप का अमाउंट हाई है, मैग्नीट्यूड हाई है, और यहाँ पे स्लोप रेड्यूस हो रहा है, स्लोप का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लेस है कंपेयर टू यहाँ के कंपैरिजन में। तो इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए इतना अमाउंट ऑफ करंट लगेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लगेगा। इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट, इस पोर्शन के डेवलपमेंट के लिए, फ्लक्स के इतना डेवलप करने के लिए, ये पीक वाला साइड आप अभी कंसीडर नहीं करिए, केवल इतने पोर्शन के व्हाट डू वी से डेवलपमेंट के लिए हम लोग अगर इस पॉइंट को एक्सटेंड करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लगेगा। थोड़े से करंट इंजेक्ट करेंगे तो इतना पोर्शन हम लोगों का डेवलप हो जाएगा फ्लक्स का। लेकिन इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, पीक वाले पार्ट को अगर कंप्लीट करें फ्लक्स का, तो इस कैरेक्टरिस्टिक में ये एक्सटेंड होगा, तो ये पार्ट इस तरीके से एक्सटेंड करें तो इतने स्मॉल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की नीड होगी। तो बाय द टाइम ये अपना ये वाला कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला वेवफॉर्म कंप्लीट करेगा, इतने टाइम में जो करंट सोर्स से ड्रॉ होगा ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो वो इतना करंट ड्रॉ करेगा बाय दिस टाइम, इतने स्मॉल पोर्शन ऑफ द टाइम में करंट जो होगा वो पीकी नेचर का होगा। ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लगेगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे स्लोप का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ से इस तरीके से एक्सटेंड करें तो ज्यादा फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल करंट की आवश्यकता हो। रेड पेन पे कंसीडर करिएगा, रेड के अलावा अभी कुछ मत देखिए। तो रेड पेन से आप जो देख रहे हैं, तो इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल करंट की आवश्यकता है, जबकि ये स्मॉल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए लार्ज करंट की आवश्यकता है बिकॉज ऑफ दिस नॉन लीनियरिटी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी बात। यहाँ पे फ्लक्स साइनसॉइड था, करंट भी साइनसॉइड होगा बिकॉज ऑफ दिस लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। तो इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप फॉलो करें तो स्मॉल करंट की आवश्यकता होगी, और इस स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए जो पीक का फ्लक्स का पीक जो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल
फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए जो करंट की नीड है अपने को पीकी नेचर का इतना, मतलब बाय द टाइम ये अपना पीकीनेस कंप्लीट करेगा, पीक वाला पार्ट जब तक फ्लक्स कंप्लीट करेगा तो अपने को इतना करंट चाहिए इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए। इसको अगर इस तरीके से एक्सटेंड करें तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से अपने को ये कंक्लूजन मिल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो करंट होता है, नो लोड करंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स, वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होता है, पीकी साइनोसॉइड नेचर का होता है। तो कोर में फ्लक्स के साइनोसॉइड फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए जो ट्रांसफार्मर आपका सोर्स से करंट ड्रॉ करेगा उसका नेचर क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शनल क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या नेचर का होगा आपका, व्हाट डू वी से, करंट फॉर द साइनोसॉइड डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स। करंट आपका पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा, करंट पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा। ये पीकी पीकी नेचर स्टार्टिंग में है और ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, नॉर्मल वेव फॉर्म शो कर रहा है। पीकी साइनोसॉइड करंट का इंजेक्शन आप करेंगे तभी जो है आपका फ्लक्स जो होगा वो साइनोसॉइड हो पाएगा। अपने को साइनोसॉइड फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है, करंट का कोई करंट कुछ भी हो सकता है, करंट में हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, करंट की भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हमारा रिक्वायरमेंट है कि कोर में अपने को फ्लक्स साइनोसॉइड चाहिए। साइनोसॉइड फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए कोई भी करंट आप इंजेक्ट करिए, किसी भी तरीके का करंट ट्रांसफार्मर ड्रॉ करे, उससे अपने को मतलब नहीं है। फ्लक्स अपना एम है कि फ्लक्स अपने को साइनोसॉइड चाहिए। तो अपना एम क्या था, फ्लक्स साइनोसॉइड चाहिए। इस साइनोसॉइड डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स के लिए अगर आपका मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा, तो इस नॉन लीनियरिटी के कैरेक्टरिस्टिक के लिए, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल में ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इस साइनसॉइड डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स के लिए जो आपका ट्रांसफार्मर सोर्स से करंट ड्रॉ करेगा, नो लोड करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पीकी साइनसॉइड नेचर का होगा। इतना कंक्लूजन आप लोगों को पता हो गया होगा, isn't it? अब इसके, अब क्योंकि ये साइनसॉइड था, साइनसॉइड परफेक्ट साइनसॉइड था, ये भी परफेक्ट साइनसॉइड है, ये भी परफेक्ट साइनसॉइड है, तो इसमें हार्मोनिक्स की एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। हार्मोनिक्स क्या है, हार्मोनिक्स से बहुत लोग स्केर्ड रहते हैं क्योंकि प्रॉपरली लिंक नहीं करते हैं। जब चीजों को आप लिंक नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत होगा मशीन को समझने के लिए, क्योंकि मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पॉइंट से पॉइंट हम लोगों को लिंक करना रहता है, और कहीं भी ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए आपके, वहां पे आपको डिफिकल्टी महसूस होना चालू हो जाएगा। तो अगर हम लोग डीप में एनालिसिस करें मशीन की, तो मशीन एनालिसिस हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। हर एक चीज का रीजन अगर हमरे को पता होगा तो उतना ही सिंपलियर एनालिसिस होगा और उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग चीजों के कंक्लूजन्स को रिमेंबर कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। यहाँ पे रिमेंबर करने वाली कोई भी चीज नहीं है, सारी चीजें एनालिसिस बेस्ड है। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप याद करिए कि पीकी साइनसॉइड नेचर का करंट होगा। पीकी साइनसॉइड नेचर का करंट डायरेक्टली आपको बुक में देखने के लिए स्टेटमेंट मिल जाएगा। इन ऑर्डर टू डेवलप द साइनसॉइडल फ्लक्स इन द core of the transformer, the current to be injected in the transformer is of peaky sinusoid nature। लेकिन वो एनालिसिस से हम लोग देख लिए कि क्यों पीकी साइनसॉइड करंट की जरूरत है हम लोगों को, इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम लोगों को पीकी साइनसॉइड करंट की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि ये पीकी साइनसॉइड है, परफेक्ट साइनसॉइड नहीं है, तो इसमें हार्मोनिक्स होंगे, हार्मोनिक्स कंटेंट होंगे। अब हार्मोनिक्स क्या है, क्या है हार्मोनिक्स? जो भी वेवफॉर्म साइनसॉइड नहीं है उसको हम लोग फोरियर सीरीज एनालिसिस, फोरियर सीरीज इज अ मैथमेटिकल टूल, वो साइनसॉइड और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करता है। तो जो भी नॉन साइनसॉइड फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है या फिर नॉन साइनसॉइड है वो हार्मोनिक्स कंपोनेंट है, मतलब डिसफॉर्म है, साइनसॉइड नहीं है अगर आपका वेव फॉर्म, तो साइनसॉइड अनसाइनसॉइड वेव फॉर्म को अगर आप फोरियर टूल में इंजेक्ट करिए, तो फोरियर टूल इज अ मैथमेटिकल टूल, वो आपको एक साइनसॉइड जो कि फंडामेंटल दे देगा, वो परफेक्ट साइनसॉइड रहेगा, और उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में वो डिफरेंशिएट कर देगा, बांट देगा। एक साइनसॉइड कंपोनेंट आपको मिल जाएगा परफेक्ट साइनसॉइड, उस अनसाइनसॉइड वेवफॉर्म का एक परफेक्ट साइनसॉइड आपको मिलेगा, और उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिल जाएंगे।
सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, इस तरीके के कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। और इन सारे वेवफॉर्म को अगर आप कंबाइन करिएगा, इन सारे वेवफॉर्म को कंबाइन करिएगा तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, ओरिजिनल वेवफॉर्म मिल जाएगा, जो कि साइनसॉइड नेचर का नहीं था। तो हार्मोनिक्स क्या है? कोई भी वेवफॉर्म अगर साइनसॉइड नहीं है, कोई भी वेवफॉर्म अगर साइनसॉइड नहीं है तो उसको हम लोग फोरियर टूल में देंगे, फोरियर सीरीज के एनालिसिस के टूल में देंगे, उसमें टूल में देंगे तो वो मैथमेटिकल टूल आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में दे देगा, जहां पे एक परफेक्ट साइनसॉइड जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एक वेव फॉर्म होगा, और जो जितने वेव फॉर्म होंगे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के होंगे, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, सेवंथ फ्रीक्वेंसी, या फिर इवन फ्रीक्वेंसी में सेकंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और फोर्थ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, सिक्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इन सारे कंपोनेंट्स में वो डिवाइड कर देगा, जहां पे एक फंडामेंटल और बाकी सब जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे। और उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अगर आप कंबाइन करिएगा तो आपको ओरिजिनल वेव फॉर्म मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको हार्मोनिक्स। इमीडिएटली हम लोग हार्मोनिक्स के टर्म को नहीं समझ सकते हैं, हार्मोनिक्स इज अ बिग टॉपिक, तो इसीलिए हम लोग नॉन लीनियरिटी से समझना चालू किए हैं, और नॉन लीनियरिटी के इस टॉपिक को एक्सटेंड करते करते हम लोग जो है हार्मोनिक्स को समझेंगे। और एट द एंड ऑफ द सेशन ये मेरी गारंटी है कि आपको हार्मोनिक्स से कोई भी भय नहीं होगा, आप कभी भी फेयर महसूस नहीं करेंगे हार्मोनिक्स सुन के। और किसी भी एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गेट की अगर बात करूं मैं, तो हार्मोनिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वहां पे न्यूमेरिकल एनालिसिस तो हम लोगों को करना नहीं रहता है। बाई 2 to 5 सेकंड्स आप आंसर दे सकते हैं हार्मोनिक्स का, लेकिन उस एनालिसिस के लिए, ये सारे एनालिसिस करने के, उस आंसर देने के लिए 2 to 5 सेकंड के बीच में आपको आंसर देना है। उस आंसर को देने के लिए आपको ये सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, और हार्मोनिक्स उन्हीं के लिए इतना डिफिकल्ट रहता है जो अच्छे से डील नहीं करते ये सारे टॉपिक, नॉन लीनियरिटी, लीनियरिटी, इस तरीके से एक्सटेंशन नहीं करते, क्योंकि ये हार्मोनिक्स वाला पोर्शन मशीन, कंप्लीट मशीन पढ़ने के बाद हम लोग एट द एंड डील करते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोगों को स्टार्टिंग ऑफ द मशीन से ही नॉन लीनियरिटी पढ़ने की जरूरत है। अगर हम लोग नॉन लीनियरिटी नहीं पढ़ेंगे, नॉन लीनियरिटी को नहीं समझेंगे, तो हम लोग मशीन को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग या फिर सेकंड ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग में आप नॉन लीनियरिटी वाले पार्ट से परिचय में नहीं रहते हैं। आपको नॉन लीनियरिटी वाला पार्ट थर्ड ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग से समझ में आना चालू होता है और आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो स्टार्टिंग से ही अगर नॉन लीनियरिटी और हार्मोनिक्स को समझने की कोशिश करिए, आपके लिए थोड़ा फ्रिक्शनफुल रहेगा, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में फ्रिक्शन महसूस करते हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो आप ये समझिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। अब आप अपने इलेक्ट्रिकल मशीन के एनालिसिस को इतना स्मूथ बना रहे हैं, इतना स्मूथ बन रहा है आपका एनालिसिस कि कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी इंटरव्यूअर किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर मालूम होगा, इजंट इट? चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पीके साइनसॉइड नेचर का करंट होगा इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। पीके साइनसॉइड है तो इसको हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में अगर फोरियर टूल के हेल्प से, ये इसमें क्या है, हार्मोनिक कंटेंट अवेलेबल है, जिसके कारण ये साइनसॉइड नेचर का नहीं है, अदर देन साइनसॉइड है। तो अदर देन साइनसॉइड वेवफॉर्म को हम लोग फोरियर टूल में देते हैं। फोरियर टूल हम लोगों को एक फंडामेंटल वेव और उसके साथ कई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के वेव हम लोगों को दे देता है, और उन सारे वेव को कंबाइन करिएगा तो आपको ओरिजिनल सिग्नल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस नॉन साइनसॉइड, ये पीकी साइनसॉइड है विच इज नॉन साइनसॉइड, तो इसको अगर हम लोग फोरियर टूल में दे तो ये एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम लोगों को दे देगा जो कि साइनसॉइड है, क्योंकि ये अनसाइनसॉइड है, ये पीकी साइनसॉइड जो कि नॉन साइनसॉइड है। नॉन साइनसॉइड्स को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आपको इसकी जानकारी होगी, मैं आशा करता हूँ आपने फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि फेजर डायग्राम में हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कि फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, सिक्स्थ हार्मोनिक कंपोनेंट और फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, इन सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को आप किसी सिंगल फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फंडामेंटल वाले को एक साथ फेजर डायग्राम में,
थर्ड हार्मोनिक वालों को एक साथ फेजर डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट सेपरेटली हम लोग को किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के टर्म्स को हम लोग एक साथ रिप्रेजेंट फेजर डायग्राम में नहीं कर सकते हैं, isn't it? और कोई भी नॉन साइनसॉइड्स अदर देन साइनसॉइड सिग्नल्स या फिर वेव फॉर्म को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इससे नॉन साइनसॉइड को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को फोरियर टूल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो फोरियर टूल इसका फंडामेंटल आपको एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल के देगा जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देगा, लाइक थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट देगा। तो थर्ड हार्मोनिक इसका क्या है फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी हो रहा है तो ये 3 टाइम्स फंडामेंटल आपका थर्ड फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये अपना वेव कुछ इस तरीके से थर्ड हार्मोनिक का कंप्लीट करेगा। जब तक इसका एक पॉजिटिव हाफ कंप्लीट हो रहा है, इसका एक नेगेटिव हाफ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाफ कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल बोलेंगे, या फिर इसका पीकी साइनसॉइड जो कि ओरिजिनल सिग्नल क्या है हमारे पास, पीकी साइनसॉइड है। इसका एक फंडामेंटल मिल गया और एक थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मिल गया, और भी कई कंपोनेंट होंगे थर्ड हार्मोनिक के बाद, फिफ्थ हार्मोनिक भी होगा, सेवंथ हार्मोनिक भी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इवन हार्मोनिक कंपोनेंट क्यों नहीं है, तो फंडामेंटल जिसका मैग्नीट्यूड हाई रहेगा, फंडामेंटल से छोटा होगा थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जो कि थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करेगा फंडामेंटल के बाद। और अगर फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें, सेवंथ हार्मोनिक की बात करें, इस तरीके के ऑड टर्म्स की बात करें, ऑड हार्मोनिक कंपोनेंट के, तो जैसे जैसे हम लोग हार्मोनिक का ऑर्डर इंक्रीज होता चला जाएगा, फिफ्थ सेवंथ, सेवंथ के बाद नाइन्थ, नाइन्थ के बाद इलेवेंथ, इलेवेंथ के बाद 13th, ये जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट है इनका जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि जो एच हार्मोनिक कंपोनेंट होता है, जैसे एच हार्मोनिक कंपोनेंट वन, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1/h टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल का जो मैग्नीट्यूड है, अगर थर्ड हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड हम लोगों को डिसाइड करना है, तो थर्ड हार्मोनिक का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होगा थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट का। वैसे ही अगर फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता करना है, तो फंडामेंटल का फिफ्थ टाइम्स 1/h, मतलब 1/5 टाइम्स जो का फंडामेंटल का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सेवंथ हार्मोनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फंडामेंटल का 7th टाइम के बराबर होगा। तो एच हार्मोनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1/h टाइम्स ऑफ फंडामेंटल के बराबर होता है। इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो पीकी साइनसॉइड नेचर का करंट हम लोगों को चाहिए इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। और पीकी साइनसॉइड को हम लोग को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में, अगर थ्रू द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर व्हाट डू वी से, फोरियर एनालिसिस, फोरियर टूल के हेल्प से हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करें, तो फंडामेंटल इस ओरिजिनल सिग्नल जो कि पीकी साइनसॉइड है, पीकी साइनसॉइड का ओरिजिनल सिग्नल एक फंडामेंटल ये हम लोगों को मिल गया, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही होती है। जैसे ये इसका फ्रीक्वेंसी पीकी साइनसॉइड का 50 हर्ट्ज है, तो फंडामेंटल का भी 50 हर्ट्ज होगा। अब इसके बाद थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जो है, इसका फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स फंडामेंटल होगा, 3 टाइम्स फंडामेंटल। तो 50 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 150 हर्ट्ज जो होगा वो थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, जो कि फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा, फिर फिफ्थ से छोटा सेवंथ भी अवेलेबल होगा, नाइन्थ भी अवेलेबल होगा। ये सब कंपोनेंट क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1/h टाइम ऑफ फंडामेंटल होता है, तो इनका मैग्नीट्यूड रेड्यूस होता चला जाता है। तो जो भी डोमिनेंट हार्मोनिक है वो फंडामेंटल होंगे, थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करेगा, फिफ्थ हार्मोनिक डोमिनेट करेगा, और जितने भी हायर ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक्स हैं वो डोमिनेट नहीं करेगा सिग्नल को, और उनका इफेक्ट कम होगा सिग्नल में, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे सिग्नल को। लेकिन थर्ड हार्मोनिक आप रिमूव नहीं कर सकते। फंडामेंटल के पास के जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट रहते हैं वही जो है वेवफॉर्म को डोमिनेट करते हैं। और फिफ्थ भी है यहाँ पे, सेवेंथ भी है, लेकिन उसका फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मैंने शो करने की कोशिश नहीं की है। ये वेवफॉर्म आप लोगों को समझ में आ